अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। सवाल होमवर्क दिया था मैंने कोई 1.5 सवाल होमवर्क दिया था और आपने किया भी होगा। एक स्प्रिंग 22 होमवर्क दिया था और एक ऑटम 22 का पार्ट बी। स्प्रिंग 22 में बता दें, कोई बात पूछनी है तो। प्रेफरेंस शेयर्स स्प्रिंग 22, इसमें ऑप्शन 1 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। और रिडीमेबल है कि इररिडीमेबल है? रिडीमेबल है, तो इसके लिए केपी निकलेगा IRR 0 1 2 3 4। मार्केट वैल्यू अभी तो इशू कर रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू कहां से आई? तो जितने का इशू कर रहे हैं। फिर इसका डिविडेंड 9 है। नेट ऑफ टैक्स यस नहीं, प्रेफरेंस शेयर है, इसको नहीं करना है नेट ऑफ टैक्स। और उसके बाद रिडेम्पशन पर पार पे रिडीम हो जाएगा। तो आप जब इसका 5 और 10% पे सॉल्व कर रहे हैं तो IRR कितना आ रहा है आपका? 9.09। तो अब इसमें एतराज यह है कि पीछे सोल्यूशन में क्यों नहीं निकाला हुआ? जिन्होंने किया है ये सवाल, जिन्होंने भी स्प्रिंग 22 में इसके अलावा कि उन्होंने सोल्यूशन में क्यों नहीं निकाला, और कोई इशू जिन्होंने भी किया है, किन्होंने किया है? माशाल्लाह, ठीक, सही। स्प्रिंग 22 में आईकेप के सोल्यूशन पे एतराज करने की बजाय आपने जो किया है उसका एंड आंसर वही आ रहा होगा। यानी स्प्रिंग 22 में वैसे कोई मसला नहीं है। चलें, ये जो सोल्यूशन में नहीं निकाला हुआ ना, उसकी वजह बता देता हूं। और ये अगर उन्होंने एक से ज्यादा दफा किया होता तो मैं आपको कहता यही करें, लेकिन अब जब नए सवालों में ये बात टेस्ट हुई थी तो उन्होंने वो शॉर्टकट नहीं लगाया। मैं आपको फिर भी बता देता हूं शॉर्टकट। और मेरे ख्याल में, बल्कि नहीं, यकीन में आपको इसके नंबर बिल्कुल मिलने चाहिए अगर आप थोड़ी सी अंग्रेजी लिख के बता दे तो। अगर थोड़ा सा भी गौर करें ना आप, तो इसका IRR 9% ही आना चाहिए अगर आप इनके कैश फ्लोस की शक्ल पे गौर करें। देखें, 100 रुपए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे, हर साल 9 मिले और कल को 100 भी वापस मिल जाए, तो 9% ही कमा रहा है ना, तो इसका IRR 9 ही निकलेगा। ये हम चूंकि वो जो तरीका लगा रहे होते हैं वो मैंने आपको ग्राफ से भी समझाया था कि वो अंदाजन आंसर देता है, वरना इसका असली आप अगर कैलकुलेटर के ऊपर IRR निकालेंगे तो वो पूरा 9% निकलेगा। तो ये इत्तेफाक से 9% आ जाएगा? नहीं, आम आंख से नजर आ रहा है। तो एग्जामिनर को पता होगा कि स्टूडेंट को ये बात पता है कि एग्जामिनर को पता है। तो मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, अगर काम की लगे
और आप वो पेपर में ध्यान से लगा सकें तो ये आईआरआर निकालने का बाजू का टाइम बच सकता है। वो टिप ये है कि आप जिसका आईआरआर निकाल रहे हैं, अगर जीरो पे जो फिगर लिख रहे हैं और जो रिडेम्पशन पर लिख रहे हैं, ये दोनों सेम हो, नहीं ये अधूरी बात है, ये दोनों पार वैल्यू हो, तो जो डिविडेंड रेट है वही आईआरआर निकलेगा। जो जीरो पर लिख रहे हैं और जो एंड पे रिडेम्पशन पर लिख रहे हैं, अगर ये दोनों फिगर सेम और वो भी पार वैल्यू के बराबर हैं, तो जो इसके ऊपर ये डिविडेंड का या इंटरेस्ट का रेट है, आईआरआर उतना ही आना है। चाहे केपी चाहे केडी, आईआरआर निकालते हुए जो कैश फ्लोज की शक्ल बन रही होती है, अगर जो जीरो पे हम मार्केट वैल्यू लिख रहे हैं वो भी और जो रिडेम्पशन पर लिख रहे हैं वो भी, ये दोनों फिगर्स फेस वैल्यू ही के बराबर हैं, तो इस सारी मेहनत का एंड रिजल्ट आईआरआर वही रेट निकलना है जो हमने यहां लगाया। जी किसमें? डेट में भी यही बात आएगी। जीरो पर भी और रिडेम्पशन पर भी सेम फिगर तो हो लेकिन वो पार वैल्यू हो, तो फिर जो रेट हमने रख के यहां लिखा हुआ है आईआरआर भी वही निकलेगा। वैसे तो मैं यही कहूंगा आपको कि आप आईआरआर का ही काम करें, यही निकालें, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का सवाल होता तो आप अगर एक लाइन लिख देते ना, केपी इज इक्वल टू, और उसके बाद कहते हैं कि चूंकि मार्केट वैल्यू भी और रिडेम्पशन भी दोनों पार वैल्यू हैं इसलिए आईआरआर 9% ही आएगा, तो भी काफी। लेकिन मेरी राय में स्टूडेंट्स इस पे परेशान रहेंगे, इसलिए बेहतर है कि आप आईआरआर निकाला करें। स्प्रिंग 22 के अलावा मैंने दिया था ऑटम 22, और ऑटम 22 मैंने पार्ट ए क्लास में कर दिया था, पार्ट बी दिया था, पार्ट सी एक छोटा सा थ्योरी का पार्ट है, वो भी हमने अगला चैप्टर पढ़ना है, तो वो पार्ट सी नहीं किया था अभी। जी पार्ट बी कहा था करने को, तो फिर किया है। ये जितने लोगों ने किया किसी को कोई मसला नहीं, चलें बहुत अच्छी बात है, ये आसान टॉपिक है। फिर ये ऐसे ही है, ये रिजल्ट वाले 4-5 दिन डिस्टर्बेंस में चलेगा, वरना ये आसान ही है। अच्छा इसमें एक बात लिख लें फिर, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूछनी चाहिए लेकिन को पूछ नहीं रहा। क्या? हाँ जी, कुछ नहीं पूछना इसमें। अच्छा चले मैं हिंट दे देता हूं। स्प्रिंग 22 में जब आप किधर गया स्प्रिंग 22? स्प्रिंग 22 में जब हमने केई निकाला है, नहीं सॉरी स्प्रिंग 22 में नहीं, वो जो कल जो पिछली क्लास में सवाल किया था, स्प्रिंग 24 किया था शायद। कौन सा किया था? स्प्रिंग 24 किया था ना, जो मैंने क्लास में पूरा किया था।
जिसमें मैंने कई, हाँ बिल्कुल, स्प्रिंग 24 वाले सवाल की देखिएगा फिगर एक, स्प्रिंग 24 में मैंने सॉल्व करते हुए स्प्रिंग 24 सवाल की शक्ल भी सामने रख लें और जो मैंने बोर्ड पे किया था तो वो रजिस्टर भी देख लें। जी खोल लिया। स्प्रिंग 24 के सॉल्यूशन में देखिएगा, जब ऑप्शन 1 है राइट शेयर्स वाली, तो उसमें के कितना है 15.6 और 15.6 निकालने के लिए बीटा कितना इस्तेमाल हुआ है 1.1। और जब हम दूसरे कन्वर्टेबल वाले ऑप्शन में जा रहे हैं तो के 16.2 और बीटा, लेकिन दोनों सिनेरियोज में शेयर्स की प्राइस कितनी इस्तेमाल हुई है 45 रुपए इस्तेमाल हुई है। कहां से आई 45 रुपए? सवाल में दी हुई थी और सवाल के पॉइंट नंबर पहले पैराग्राफ में दी हुई थी। ठीक है, लेकिन ऑटम 22 देखें, ऑटम 22 में भी दोनों ऑप्शंस में के ही फर्क है क्योंकि बीटा फर्क है। पहले बीटा 1.2 था, उसके बाद कन्वर्टेबल जब सॉल्व किए तो 1.3 था, लेकिन अब की बार दोनों में शेयर प्राइस डिफरेंट है। हाँ जी, ये ज्यादा जबानी हो गई बात। स्प्रिंग 24 में बीटा 1.1 था, यानी के 15.6 निकला था। शेयर प्राइस तब भी 45 ही यूज की, लेकिन जब बीटा 1.2 हुआ के 16.2 हो गया, लेकिन शेयर प्राइस फिर भी हमने 45 ही यूज की है। जबकि ऑटम 22 के अंदर जब पार्ट ए में के निकाला था तो बीटा था 1.2 और के से आ रहा था है बीटा ऑटम 22 12.8, और तब हमने शेयर प्राइस खुद कैलकुलेट की थी 1684, लेकिन जब कन्वर्टेबल सॉल्व किए तो बीटा हो गया 1.3, यानी के ही हो गया 13 और शेयर प्राइस आपने फिर चेंज की, जो दोबारा कैलकुलेट की 1177। तो मेरा सवाल यह है कि यहां पर प्राइस वही क्यों रखी, यहां चेंज क्यों की? इसका सिर्फ और सिर्फ एक जबरदस्ती सवाल के डेटा का आंसर है, वरना जब भी के ही चेंज होगा, रिक्वायर्ड रिटर्न चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगी होगी। यहां चूंकि हमने खुद निकाली हुई थी तो हमें रिवाइज्ड प्राइस निकालनी पड़ी, यहां चूंकि गिवन थी तो फिर हमने गिवन से ही काम चलाया। दोबारा बीटा चेंज होगा तो कैपम रिटर्न चेंज होगा, कैपम रिटर्न चेंज होगा तो शेयर प्राइस चेंज होगी, इसलिए हमने नई प्राइस निकाली। लेकिन यहां पर क्यों नहीं निकाली?
क्योंकि गिवन थी, हमने तो कैलकुलेट ही नहीं की थी, जब गिवन थी तो बस फिर गिवन थी। तो इसका एग्जाम नोट क्या बना लें कि अगर शेयर प्राइस हम खुद कैपम से निकाल रहे हैं, अगर शेयर प्राइस हम खुद सॉल्व करके कैपम यूज करके निकाल रहे हैं, अगर सवाल में हमें शेयर की मार्केट वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है, कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे? D1 डिवाइड बाय KE, तो KE कैपम से निकाला होगा। तो अगर सवाल में हमें मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है जिसमें कैपम यूज हो रहा है, तो डिफरेंट ऑप्शंस पे जब कैपम चेंज होगा तो मार्केट वैल्यू भी रिवाइज निकालनी पड़ेगी। दोबारा, अगर क्वेश्चन में हमें शेयर की मार्केट वैल्यू खुद निकालनी पड़ रही है फार्मूले से, और उसमें कैपम यूज कर रहे हैं, तो जब डिफरेंट ऑप्शंस में कैपम चेंज होगा तो शेयर प्राइस भी चेंज होगी। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू शेयर की सवाल में गिवन है तो बस फिर वो हर ऑप्शन में वही रहेगी। ये जो मैंने इन दोनों सवालों का फर्क समझाया है आपको, ये फर्क समझ आया बेटे कि नहीं? यहां पर ये क्यों चेंज करनी पड़ी? यहां भी चेंज तो होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि हमने कैलकुलेट की नहीं थी और जो सवाल में लिखी हुई थी वो खुद ब खुद पता नहीं हुई नहीं रही थी चेंज, क्या वजह थी, हुई नहीं रही चेंज, तो इसलिए हमें उसी को चलाना पड़ा। अगर क्वेश्चन में शेयर प्राइस हमने कैलकुलेट की है कैपम यूज करके, तो जब डिफरेंट ऑप्शंस में कैपम बदलेगा तो हमें शेयर प्राइस भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सवाल में मार्केट वैल्यू गिवन थी तो फिर तो हर ऑप्शन में उस गिवन को ही यूज करना पड़ेगा। यही कहा है बस लिखने को। हाँ जी, नोट लिख रहे थे आप? लिख लिया। ऑटम 25 करिएगा होमवर्क। अभी करते हैं क्लास में ऑटम 23। ऑटम 25 होमवर्क है, ये बुक में नहीं होगा, रिसेंट एटम का सवाल है। है जी, 5 पेपर वो उससे डाउनलोड कर दीजिएगा। उसमें क्वेश्चन 7 था, वो मैं भी देखता हूं, अगर मुझे इसमें कोई चेंज लगी तो भेज दूंगा। ऑटम 25 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 7 था, मकबूल लिमिटेड, ये होमवर्क है। अभी करते हैं ऑटम 23।
बल्कि यार 2 सवाल कर दें होमवर्क, अगर 2 सवाल होमवर्क करो खास 2 कर दें यार, 2 नहीं 2 कर दें प्लीज, 2 कर दें। ऑटम 24 भी कर दें, ऑटम 25 और ऑटम 24। यार वैसे वैसे सी सवाल हैं, आंखें बंद करके भी हो जाते हैं। ऑटम 24 है बुक में, ऑटम 24 बुक में है। अभी ऑटम 23 पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। यार ये पक्का पक्का सवाल है, ऐसी आप जाया ना करें ना इस सवाल को, इस चैप्टर के सवाल को। ये होमवर्क नहीं करते ना तो फिर नहीं होती ना यार प्रैक्टिस सही। फिर आपकी शक्लें देख के मुझे लगता है मैं जुल्म कर रहा हूं कोई 2 सवाल होमवर्क देख के, है ना। है अच्छा चलें छोड़े, मुझे तरस आ रहा है आपकी शक्लें देख के ना। ऑटम 25 मैं कर देता हूं, ये ऑटम 23 बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैं ऑटम 23 कल कर देता हूं। आप ऑटम 24 कर दें खुदा के लिए, ऑटम 24 कर दें होमवर्क, ऑटम 25 मैं कर देता हूं। अभी ऑटम 25 पढ़ लेते हैं। ये आपके पास नहीं होगा, मैं अभी ग्रुप में शेयर कराता हूं। बल्कि आप में से कुछ के पास इंटरनेट भी नहीं होगा क्या यार, कहां। अच्छा ठहरे ठहरे, ऑटम 24 मैं करता हूं, ऑटम 25 होमवर्क कर दे। चले ऑटम 25 होमवर्क, ये होमवर्क कर दें, ऑटम 24 कर देता हूं मैं अभी। है हेलो, कुछ किताबों में ऑटम 24 भी नहीं होगा। ऑटम 24 है, ठीक है ऑटम 24 करते हैं, ऑटम 25 होमवर्क है, ऑटम 23 फिर मैं कल खुद करूंगा, बहुत डिफरेंट सा सवाल है। पक्का पक्का ऑटम 24 पढ़ ले, मैं करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लें तो करूं। जी। जरूरी नहीं है एग्जिस्टिंग वैग निकालना। घर में प्रैक्टिस के लिए करना है तो जरूर निकाल लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी नहीं है। चलें, पढ़ लिया। 100 मिलियन एक्स्ट्रा रेस करना है 4 साल के लिए, और उसके लिए ऑप्शन 1 है बॉन्ड्स इशू करना कन्वर्टेबल, और दूसरी ऑप्शन है अगेन कन्वर्टेबल। तो है दोनों ही कन्वर्टेबल, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट यानी कूपन का फर्क है। एक है 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये जो 0 कूपन लिखा हुआ है ना, ये मैंने अगले चैप्टर में आपको पढ़ाना है वैसे भी, लेकिन न्यूमेरिकल की हद तक अभी करा देता हूं। वैसे अगले चैप्टर की आएगी ये बात, अगला थियरी के चैप्टर है 2। वैक निकाल लेते हैं, के 1.1 या 1.2। अगर सवाल में एग्जिस्टिंग वैक भी पूछा होता तो पहले हम वो के एग्जिस्टिंग वैक के लिए 1.1 से निकालते, लेकिन आपसे पूछी ही यही है कि दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है, तो एग्जिस्टिंग वैक तो निकालना नहीं है, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस के लिए इट इज एक्सपेक्टेड दैट आइदर फाइनेंसिंग ऑप्शन उससे बीटा 1.2 हो जाएगा। तो अब हम 1.2 ही लेंगे। RF प्लस बीटा, फार्मूला लिख लेना चाहिए, अच्छा होता है। RF 7 प्लस 1.2 11 माइनस 7 11.8। जी, ये आप लोग जब सीए फाइनल में पढ़ेंगे ना बीटा की कैलकुलेशन, और उसकी डिटेल्स में जाके समझ आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बस ये बता देता हूं कि ये जो बीटा है ना, ये है कि इन्वेस्टर को कितना डर लग रहा है। तो जितनी ज्यादा कंपनी बोरिंग कर लेगी तो उनका डर बढ़ जाएगा, तो इसलिए फिर के बढ़ जाता है, बीटा बढ़ जाता है। अगर मार्केट से कम रिस्क है। हाँ हाँ जी, और क्या है बिजनेस के पास? प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और उन प्रेफरेंस शेयर्स में इररिडीमेबल हैं, तो वो तो बड़ा आसान सा होता है। केपी, डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना है? 9। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? हाँ जी, फेस वैल्यू कितनी है? चलो 100 होगी। मार्केट वैल्यू कितनी है? नहीं बताई, तो क्या करें फिर? तो बताए कुछ नहीं, तो फिर अरे 30 तो टोटल मिलियन है। देखें, आपको फेस वैल्यू भी नहीं बताई, चलो ठीक है 100। मार्केट वैल्यू भी नहीं बताई, तो ठीक है 100।
तो केपी इज इक्वल टू 9%। क्योंकि बताया नहीं ना, इसलिए। देखें, कोई और इंफॉर्मेशन होती कि खुद कैलकुलेट करें तो कर लेते, लेकिन कुछ भी नहीं बताया, तो इसलिए सेफ अजम्पशन यही है कि प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू भी 100 रुपए है। जी, किस बेसिस पे अज्यूम किया है? क्योंकि सवाल में ना प्रेफरेंस शेयर्स की कैलकुलेशन के लिए कोई डाटा नहीं दिया हुआ, कुछ भी डाटा नहीं है, मार्केट वैल्यू भी नहीं है, फेस वैल्यू भी नहीं है, तो फिर अपनी आसानी अज्यूम कर लें। 100 रुपए नहीं रखना, 1000 रुपए रख लें, फेस वैल्यू भी 1000 रुपए रख लें, मार्केट भी 1000 रुपए रख लें। इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि मार्केट वैल्यू बराबर है पार वैल्यू के, दैट इज ₹100। वही ले लिया ना मैंने आपको तो फार्मूला लिख के ही दिखाया है ना, तो 9 रुपए भी 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला है ना, मार्केट वैल्यू भी मैंने 100 ले ली है, तो इसलिए 9% को ही हमने केपी कह दिया, इंफॉर्मेशन कमी की वजह से। जी, ये कब कहा था मैंने? मेरे ख्याल में आपने उस दौर में पूछा होगा जब मैंने कैपम नहीं पढ़ाया था, शायद तब पूछा होगा आपने, शायद तभी ये जवाब दे सकता हूं मैं कि कैपम पढ़ाने आगे चल के देख लेंगे हम। केपी 9% पे एतराज। देखें, सवाल में डाटा ही नहीं है ना, तो इसलिए फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू 100 रुपए अज्यूम कर दी। और ऑप्शन 1 में क्या है? और यही है जो ऑप्शन 1 वाले, हम लोग 13% कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करने वाले हैं, और 4 साल हमें फिर वो IRR निकालना पड़ेगा। जीरो 1 2 3 4 मार्केट वैल्यू, ये तो इशू ही अभी करने लगे हैं, तो फिर 100 ही रख लेते हैं। इंटरेस्ट यानी कूपन 13 रुपए, और 13 रुपए इंटू 0.65 जी 4.5। और एंड पे हमने रखनी होती है, कन्वर्टेबल है चूंकि, तो हायर ऑफ। अगर इन्वेस्टर हमसे कैश ले जाए तो कितने पैसे देंगे इसको? 115। अगर उसने कैश लिया तो फिर ये रिडीम होगा एट 15% ऑफ 15% प्रीमियम। लेकिन अगर वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा जाए तो उसको एक के बदले 2 शेयर्स मिलेंगे, 2 बॉन्ड्स के बदले 1 शेयर मिलेगा, यानी 1 for 2। और 1 शेयर आज 110 रुपए का है। 4 साल बाद कितना ग्रो करेगा? 1.0। तो 4 साल बाद इतने रुपए का हो गया होगा, और 2 बॉन्ड्स के बदले 1 है। 66 पॉइंट। तो इन्वेस्टर फिर हमसे पैसे ही लेगा।
IRR निकाल दें। एक NPV ले लें 5 पे, एक 10 कर लें। पांच पे 24 पॉइंट पॉजिटिव, और इस पे 5 पॉइंट। $11.38। केई और केपी सेम है, सेम से मुराद? तो चलो ऑप्शन 1 में कर दी ना वर्किंग, ऑप्शन 2 में देखेंगे भाई, पुराना वाला दोबारा लिख देंगे। जब वैक कैलकुलेट करने लगेंगे। अच्छा मैं भी करता हूं तो बताइएगा आप क्या कह रही हैं। जी ये कैलकुलेशन होगी सबसे, तो बताए ना। ठीक है इतनी। अब हम वैक निकाल लेते हैं। इक्विटी कितने शेयर्स हैं? बैलेंस शीट से नजर आ रहे होंगे। पॉइंट और 110 रुपए का एक है। 88 केई 11.8 10.38 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। जब हमने ये अज्यूम कर ही लिया है कि फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू सब बराबर है, तो ये स्ट्रेट यहां 30 ही लिख देते हैं और ये 9
2.7। और ये जो कन्वर्टेबल्स ऑप्शन 1 है, तो इससे हमने टोटल 100 मिलियन रेज करना है, और KD 11.38, तो 11.38 218 और 24.46, और वैक इज इक्वल टू 24.46 ओवर 218, 11.22। ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में कोई एतराज, परेशानी, सवाल? अब आप बताएं क्या कहने थे। ऑप्शन 2 करने लगा, अब क्या करूं? हाँ, लेकिन हमने वैक कंपेयर करना है, सिर्फ इसको कंपेयर कर लें। इस सवाल में काम इसलिए चल जाएगा क्योंकि वेट्स सेम रह रहे हैं, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ इसको कंपेयर कर लें, लेकिन ये ज्यादा गहरी बात हो गई ना कि इसको कुछ सोचे। अच्छा, चूंकि बाकी सेम रहने तो हम वैक निकालने की बजाय, लेकिन जब वैक से कंपेयर करना तो फिर वैक ही निकाले ना, क्योंकि इसने सवाल में सिर्फ ये नहीं कहा कि बताएं कौन सा बेहतर है, वो वैक की हिसाब से बात कर रहा होता है, यूजिंग वैक, तो फिर वैक तो निकालना पड़ेगा। ऑप्शन 2 के अंदर ये KPKE तो वही है, तो जब हम वो वैक वाला टेबल बनाएंगे तो KPKE तो सेम ही लिख लेंगे, तो निकाल के भी नहीं दिखा रहे, KD निकालते हैं। जीरो 1 जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं कि इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इन्वेस्टर, बस पैसा ही वापस मिलेगा। तो इन्वेस्टर पे पैसा क्यों लगाए? उसको ना मिलेगा सस्ता, यानी अगर फेस वैल्यू 100 रुपए है तो इन्वेस्टर को हम कहेंगे कि अभी हम तुम्हें ये 100 रुपए वाला बॉन्ड दे रहे, इंटरेस्ट कोई नहीं मिलेगा, एंड पे 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, तो अभी इन्वेस्टर पे 100 रुपए थोड़ी देगा, कम देगा। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है, और वो सवाल वाले ने लिखा हुआ है कि 20% कम पे इशू होंगे, तो ये जीरो कूपन होते हैं जिसमें इन्वेस्टर फेस वैल्यू से कम दे रहा होता है, कोई और कूपन नहीं होता, और एंड पे फेस वैल्यू वापस मिल जाती है। ये अगले चैप्टर में आनी है ये बातें। तो अब मैं इसमें शुरू में 100 रुपए तो नहीं लिखूंगा, 80 लिखूंगा, और 4 साल में इंटरेस्ट और एंड पर रिडेम्पशन नहीं, इसमें हम 100 रखते अगर ये 0% कूपन होते, सिंपल बस पे करने वाले, लेकिन ये कन्वर्टेबल है, तो इसलिए कन्वर्टेबल की वजह से फिर वही हायर ही रखना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टर ने हमसे पैसे ले लिए वापस तो हम उसको देंगे 100 रुपए, और अगर वो हमसे शेयर्स लेने आया तो कितने शेयर्स देंगे? एक
डिवेंचर के बदले एक शेयर, तो वही जो वहां लिखा हुआ है इंटू 1.05 पावर 4 और बस 133 पॉइंट। तो इन्वेस्टर फिर हमसे यकीनन कन्वर्ट ही करवाएगा। जी इन्वेस्टर कंपनी को आज 80 रुपए देगा और 4 साल बाद इतने ले लेगा। ले नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर 80 रुपए कंपनी को दे रहा है और कल को पैसे ज्यादा वापस ले लेगा। हाँ तो ले रहा है कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कंपनी से अगर बॉन्ड खरीदेगा तो इन्वेस्टर कंपनी को 80 पे करेगा, इन्वेस्ट करेगा और 4 साल बाद इतने वापस ले लेगा। इसका आईआरआर निकालना है। अच्छा, इसमें ना एग्जामिनर को भी वैसे तो पीछे आईकैप के सॉल्यूशन में आईआरआर का फार्मूले लगा हुआ है, लेकिन बिला वजह की मेहनत है। 2 ही फिगर्स हैं। अगर आप आईआरआर निकालना चाहें तो बेशक निकाल लें, लेकिन अगर आपको ये बात समझ आती है जो मैं करने लगा हूं, 80 किस रेट पर ग्रो करके 4 साल बाद यहां तक पहुंचेगा? बीच में वैल्यूज ही नहीं है। 80 ने किस रेट पे 4 साल में ग्रो करके यहां तक पहुंचना है, वो रेट निकालना है हमने। $13.70 आईआरआर के तरीके से निकालना है, बेशक निकालें। $13 अगर वैसे निकालें तो अच्छा। ऐसे क्या आ रहा है? हाँ तो बस ठीक है ये। तो अब हम लोग वही वाला टेबल बना लेते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस वही है, 88, 30, 11.8, 9, 10.38, 2.7 और ये जो नए कन्वर्टेबल आ गए 100 मिलियन, 13.7%, 13.7। इसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। वो तो इंटरेस्ट होता तो नेट ऑफ टैक्स करते हैं, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। ये किया ना, ये क्या बना? 218 और 0.7, तो वैक बन गया 26.78 ओवर 218, 12.28। और कंक्लूजन क्या हुआ? ऑप्शन 1 बेहतर है। ऑटम 25 होमवर्क करके आइएगा यार जरूर, ठीक।